हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें मैथ पेडागोजी के बहुत सारे टॉपिक शामिल हैं जो 100% जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आखिर तक वीडियो को देखना है। बहुत सारे बीच बीच में आपको क्वेश्चंस जो है नए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ पेडागोजी के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, टेट यूपी टेट आ ही चुका है, नोटिफिकेशन तो आपको दिख ही रही है, इसका एग्ज़ाम भी है ना। तो मैं सारा जो है आपको यूपी टेट से भी रिलेटेड जो है ये सी टेट का कवर हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद यूपी टेट का जो है बैच स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बेहतरीन जो है आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ए से जेड तक का नोट्स होगा आपके लिए, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, है ना, वो वन शॉट वाला वीडियो सीडीपी का, तो उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना क्योंकि वो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने उसमें रखा है। और कल जो है मैं आप लोगों को हिंदी पेडागोजी में या फिर ईवीएस पेडागोजी के पूरे जो है वन शॉट वीडियो दे दूंगा। चलिए, अबेकस का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन अबेकस से रिलेटेड 101% पूछा जाएगा। तो देखिए, अबेकस का जो प्रयोग होता है वो किस उद्देश्य के लिए होता है? ये सूत्र को याद कराने के लिए नहीं होता, जबकि बल्कि जो है गणितीय अवधारणाओं को ठोस रूप से समझाने के लिए किया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए, अबेकस क्या होता है? ये एक जो है मैथमेटिकल उपकरण है, मैथ्स का जो है प्रयोग वाले वाला थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड उपकरण होता है। तो बहुत सारे जो है प्लास्टिक के आते हैं अबेकस, लकड़ी के अबेकस बने होते हैं जिसमें बहुत सारे बीट्स होती हैं। इससे बच्चा काउंटिंग सीखता है, जोड़ घटाना सीखता है बहुत। तो गणितीय अवधारणाओं को ठोस रूप में समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण किसका है? तो देखिए, यह दृष्टिकोण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। आंसर हो गया ऑप्शन ए, यहाँ पे सही है। जल्दी जल्दी हम चीज़ों को जो है पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को तुरंत जो है इसको आंसर बता देंगे, ताकि आप जो है अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप उसको जो है तुरंत समझ करके अपना याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को पॉज भी कर लिया करिए, जैसे आपको अगर कोई समझने में दिक्कत हो, क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ पा रहा है तो प्लीज़ जल्दी से पॉज कर लिया, फिर उसको समझने का कोशिश कीजिए कि आंसर क्या हो सकता है, फिर उसका उत्तर जानिए, ठीक है। जियो बोर्ड के प्रयोग से कौन सी जो है ज्यामितीय अवधारणा सबसे प्रभावी रूप से सिखाई जाती है? तो एक जो और मैथमेटिकल, जैसे अबेकस होता है वैसे ही एक और मैथमेटिकल उपकरण होता है जिससे बच्चे को मैथ सिखाया जाता है, तो जियो बोर्ड होता है। तो जियो बोर्ड से जो सिखाई जाती है वो है क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। आंसर हो गया ऑप्शन ए, यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील मतलब सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है? अब देखिए, मैथ का सॉफ्टवेयर है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो ज्यामितीय बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी, कैलकुलस के साथ एक उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। तो देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए, वो सॉफ्टवेयर का नाम है जियो जेब्रा। ध्यान रखिएगा, जियो जेब्रा जो है, जियो जेब्रा जो है, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि मैथ के काम में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत सहायता करते हैं। किस चीज में सहायता करते हैं? मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने में, या फिर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, या फिर मूल गणितीय संकल्पनाओं के समझने के लिए। तो देखिए, आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी 304 को 304 की जगह 340 पढ़ता है तो ये किस कठिनाई से जुड़ी हुई है? तो अगर बच्चा 304 को 340 पढ़ता है या कुछ और पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है गणित की जो अवधारणाओं को नहीं समझता। गणित की जो प्लेस वैल्यू होती है, स्थानिक मान होता है, उसकी अवधारणा की ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो गया स्थान मान की अवधारणा को ये कठिनाई से जुड़ा हुआ है। जोड़ की प्रक्रिया, सरल भाषा कौशल या फिर जो है संख्या पहचान से जुड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में
गलती करना सीखने की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है, यह विचार किस शिक्षण दृष्टिकोण से जुड़ा? तो गणित में गलतियां करना जो है सीखने की प्रक्रिया का जो है आवश्यक भाग है। किसी भी आप शिक्षण प्रक्रिया में गलतियां जो होता है वो आपके सीखने की प्रक्रिया का ही आवश्यक हिस्सा होता है। देखिए, तो इसको कहेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करें तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत भी कहते हैं। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, ट्रायल करेंगे, फिर गलतियां करेंगे, ये धीरे धीरे आपके सीखने की क्षमता को बढ़ाता है और आपको धीरे धीरे करते हुए आपके सीखने के स्थाई स्थाई जो है सिचुएशन पर लेके जाता है। मतलब आप कुछ भी गलतियां करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, फिर गलतियां, फिर सीख, फिर गलती, तो ऐसे करते करते आप एक ऐसा वक्त आएगा जब आप उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को, जो भी आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा ए से जेड तक का जो है अल्फ़ाबेट्स हो, तो गलतियां करते करते धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे बच्चा ए से जेड तक सब कुछ सीख जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निर्माणवादी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म है, जहां पे बच्चा जो है गतिविधियां करके सीखता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है गणितीय हमें ऐसे उपकरणों की बात कर रहा है जो इनके लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आंसर है जियो बोर्ड। एक बोर्ड होता है, जियो बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी कीले गड़ी होती हैं, है ना, निप, और हम किसी बैंड की सहायता से इसमें ज्यामितीय आकृतियां हम बनाते हैं, ठीक है। तो जियो बोर्ड हो गया। जियो जेब्रा तो जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो ये तो होगा नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो बच्चा भाई दृष्टिवादी दिखेगा नहीं। और उसके बाद जो है अबेकस या गिन तारा कह सकते हैं, ठीक है, जहां पे हम बच्चा जो है ठोस रूप में मतलब छू छू करके वो गणितीय अवधारणाओं को सीखेगा, ठीक है, जोड़ घटाना इस तरीके की चीजें सीखेगा। और ग्राफिकल कैलकुलेटर भी नहीं है, तो यहाँ पे ए और सी आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। कक्षा में केवल जो है तेज बच्चों को ही उत्तर देने का अवसर देना किस सिद्धांत के विरुद्ध है? केवल जो है बहुत तेज जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं को उत्तर देने के लिए जो है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के जो है विरुद्ध माना जाता है। देखिए, एक क्लासरूम जब होती है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है बच्चे होते हैं। उनकी अपनी एक सोच होती है, उनकी अपनी एक भाषा होती है, उनकी अपनी एक आर्थिक पहचान होती है, सामाजिक पहचान होती है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का हमें सम्मान करना चाहिए और हर बच्चे को जो है संपूर्ण विकास में सहायता करनी चाहिए। एक टीचर का यही काम है कि जो है डिस्क्रिमिनेशन ना होने, उसके अंदर नहीं होना चाहिए कि इस बच्चे को अलग करो, उस बच्चे को उधर बैठो, इस तरीके की भावना उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और सब बच्चों को समान रूप में देखे और सबके विकास में सहायता करे, ठीक है। ये तो व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पे आंसर होगा। अबेकस का प्रयोग गणित के किस विषय में नहीं किया जा सकता? तो देखिए, अबेकस जो होता है वो जोड़ घटाव गुणा के काम में आता है, ये क्षेत्रफल से संबंधित नहीं है, ठीक है। इससे जो है अबेकस जो है उपकरण, जो मैथमेटिकल उपकरण है, छोटे बच्चों को सिखाने, जो प्राइमरी स्तर पे जो बच्चे होते हैं उनमें अबेकस का प्रयोग किया, तो ये क्षेत्रफल जो है उससे नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्रफल होगा, परिमाप होगा, या प्रोबेबिलिटी होगा, इस तरीके के ऑप्शंस बहुत सारे दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 और 0 इंटू 0.2, तो दशमलव वाली संख्याओं का गुणन हो, जोड़ हो, कैसा भी हो, संकल्पनाओं को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है शिक्षण अधिगम साधन उचित रहेगा? तो दशमलव वाली संख्याओं की बात अगर हो तो हम यहां पे सीधा ग्राफ पेपर सही आंसर लगा देंगे। गिन तारा, संख्या चार्ट और डाइनेस ब्लॉक या डाइंस ब्लॉक का कोई संबंध इससे नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का कैलेंडर जो है किसके समान है? तो देखिए, कैलेंडर वाला क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं। मैंने मैथ्स के जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब अगर 15 क्वेश्चन एग्जाम में मैथ के आएंगे तो मैंने जितने भी पिछले एक महीने में मैथ के क्वेश्चंस कराए हैं, अगर मेरी बात का भरोसा हो तो इन 15 में से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वहां से 8, 9, 10 इतने क्वेश्चंस आपको आने के पूरे चांसेस रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है 2022 का 2022 ही पूछ ले, हो सकता है 2024 का कैलेंडर पूछ ले, तो उस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल अगर वो आपको तरीका पता है तो आंसर निकाल लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे यही इस कैलेंडर वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो यहां ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल ट्रिक के साथ करा रहा हूं। 2022 का कैलेंडर है, क्वेश्चन आ जाए कैसा भी कैलेंडर हो, ठीक है।
बस आपको देखना है कि आखिर की जो दो संख्याएं हैं क्या वो 4 से विभाजित हो रही हैं। अगर 4 से भाग देने पर वो पूरी तरीके से कट जाती हैं तो वो एक लीप ईयर वाला कैलेंडर होगा। ठीक है, तो लीप ईयर वाला कैलेंडर होगा। नहीं तो अगर नहीं कटता है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जैसे 22 को हमने 4 से भाग दिया तो 4 पंचे 20 आया, 2 बचा तो 2 एक रिमाइंडर बचा। तो याद रखिएगा, अगर एक रिमाइंडर बचे, कितना, एक रिमाइंडर बचे, तो आपको कितना जोड़ना है वर्ष में, +6 जोड़ना है। अगर 2 और 3 रिमाइंडर बचे तो आपको कितना जोड़ना है, +11 रिमाइंडर जोड़ना है। और अगर जीरो आ जाए, जो कि लीप ईयर होगा, अगर लीप ईयर वाले में जीरो आ जाएगा, 4 छंग 24, यहां अगर मान लीजिए 20 होता तो 4 पंचे 20 हो जाता, तो यहां पे जीरो आ जाता, तो मतलब ये एक लीप ईयर वर्ष हो जाता। तो ऐसा अगर आ जाए तो प्लस आपको 28 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, प्लस आपको 28 जोड़ना है। किसमें, 2022 2020 इसी वर्ष में। तो यहां पे देखिए आया था कितना, 2 आया था। तो आपको 2022 में 11 जोड़ देना है, मतलब 2033 जब आएगा तो वो कैलेंडर 2022 के समान होगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। 10 ग्राम जो है इसमें कुल कितने टुकड़े होते हैं, तो 10 ग्राम जो है ये भी एक मैथमेटिकल उपकरण है जो बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को सिखाने में काम आता है। तो 10 ग्राम में कितने टुकड़े होते हैं, तो इसमें टुकड़ों की संख्या होती है 7। अब ध्यान रखिएगा, 7 होती है तो 5 तो इसमें ट्राइंगल होते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 ट्राइंगल होते हैं, एक जो है वर्ग होता है, और एक जो है इसमें समानांतर वर्ग होता है। क्या तो होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चतुर्भुज भुज होता है। ठीक है, तो यहां 5 6 7, टोटल 7 हो गया, याद रखिएगा। यह समझने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है, तो मतलब 1/4 बड़ा है, 1/3 छोटा है। इस छोटा है इसलिए इनमें से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो यहां पे अगर भिन्न के कॉन्सेप्ट की बात करें तो बच्चे को कागज की पट्टियों का प्रयोग करना, मतलब ये कागज है उसके जो है 4 हिस्से ऐसे जो है फोल्ड करके बताना। तो ये 4 हिस्से का मतलब ये हिस्सा अलग कर दिया तो 1/4वां हिस्सा हो गया, ये 2 अलग किया तो 2/4। इस तरीके से हम बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट में समझा सकते हैं, मतलब मूर्त रूप में सिखा सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे डी। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त, अत्यंत उपयुक्त है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। अब आप समझ लीजिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटेट में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ऊपर के जितने भी 14 क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ऊपर के 14 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट के या टीचिंग, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में, क्योंकि मैं सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आपको कराता हूं मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो इसका आंसर है कुजनियर क्षण। आंसर हो गया ऑप्शन बी। जियो बोर्ड का उपयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो जियो बोर्ड का उद्देश्य जो होता है वो गणना सिखाने के लिए नहीं होता, स्थानमान को नहीं होता, जबकि ये आकृतियों के निर्माण, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा था कि एक बोर्ड होगा, इसमें बहुत सारी कीलें लगी होंगी और इसमें हम आकृतियां बनाते हैं रबड़ बैंड का प्रयोग करते हुए। तो आकृतियों के निर्माण और ज्यामितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो गया, झट से हम इसको सी आंसर लगा देंगे। पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व है, तो देखिए पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण होता है वो घरेलू कार्य के लिए होता है। भाई मैथमेटिक्स जो है हर जगह ही प्रयोग होती है, चाहे वो मैथ हो या घर हो, या चाहे आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, या फिर व्यवसायिक किसी कार्य के लिए। तो आंसर हो गया यहाँ पे डी, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक टीचर अपने छात्रों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की व्याख्या करने के लिए कहता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर से संबंधित है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं मैथ के, वो मैंने आज आपको दे रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यकीनन इससे आपको 5 क्वेश्चंस तक देखने को मिलेंगे इस पूरे पूरे की वीडियो से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपके लिए खास है, आखिर तक देखिएगा, नए नए यूनिक क्वेश्चंस हैं। 18वें का देखिए आंसर है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर से, तो यहाँ पे तो आंसर है समझना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिद्धांत, इसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये है कुछ जो है 6 स्तर। तो यहां पे पहला जो है वो है याद करना, यहां पे दूसरा स्तर है समझना, समझना। ठीक है, तीसरा स्तर है लागू करना, किसी भी चीज को लागू करना, अप्लाई करना। फिर आ जाता है विश्लेषण, मतलब एनालिसिस। ठीक है,
फिर आता है मूल्यांकन करना, और फिर आता है आखिरी वाला सृजन करना। ठीक है, सृजन और मूल्यांकन, ये दो शब्द याद रखिएगा। मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार सबसे ऊपर वाला जो चरण है वो है सृजनात्मकता का चरण है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संशोधित ब्लूम के ज्ञानात्मक श्रेणी का उच्चतम स्तर है? तो वही मैंने जो आपको बताया था, संशोधित, तो ये सबसे उच्चतम स्तर की बात कर रहा है। तो यहां पे संशोधित वाला का बात कर रहा है, तो सृजन है। संशोधित वाला सृजन से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। अगर मूल संस्करण की बात करें, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो मूल संस्करण है, उसमें जो है सबसे ऊपर वाला चरण है मूल्यांकन। और अगर संशोधन की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर वाला चरण है सृजन। ये दो याद रखना। ठीक है, चलिए, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया था एंडरसन और क्रैथवॉल ने। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ब्लूम के किस स्तर पर छात्र नवाचार करते हैं? नवाचार का संबंध है कुछ नया जो है जनरेट करना, क्रिएट करना। तो इसका संबंध है सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से। तो ये सबसे, अगर हम संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये सबसे ऊपर वाला चरण होगा। और अगर नॉर्मल ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें, मूल संस्करण की बात करें, तो ये 5th नंबर पे होगा। तो ये 5th या 6th ऐसे होगा। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके का हमको आंसर देना है। बहुत सारे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन में भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार विश्लेषण स्तर पर छात्र क्या करते हैं? तो विश्लेषण स्तर, तो पहली बात तो ये आएगा कौन से नंबर पे? ये चौथा चरण है, ये तो याद रखना। और विश्लेषण में क्या होता है? सूचना को हम वर्गीकृत करते हैं। भाई, हमें कोई सूचना मिलती है, फिर हम उसको तोड़ते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके हर हिस्से को तोड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसके समस्या का समाधान करते हैं। तो सूचनाओं को वर्गीकृत करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइकोमोटर डोमेन से संबंधित है? साइकोमोटर का मतलब होता है शारीरिक गतिविधियां। तो साइकोमोटर का संबंध है शारीरिक गतिविधियां। तो यहां पे देखिए, बोलना तो शारीरिक है नहीं, गिनना, गिनती करना, समझना, नृत्य करना, इसका संबंध है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, एक छात्र से गणित में वर्ग समीकरण को हल करने की विधि का उपयोग करके एक नया प्रश्न, अब देखिए, किसी और कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट जो है हल करने को कहा गया है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ये किस, बस यही क्वेश्चन आएंगे। आप पूरे के पूरे याद करना में लर्निंग हो गया, समझना, लागू करना, विश्लेषण। अब यहां पे देखिए, किसी चीज के कॉन्सेप्ट को हम किसी अन्य कॉन्सेप्ट पे हम लागू कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, बस यही तो है। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ब्लूम टैक्सोनॉमी के मूल्यांकन स्तर से संबंधित है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के मूल्यांकन स्तर से संबंधित है। तो भारत की राजधानी क्या है? अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये पहले है याद करना। यहां पे बच्चा केवल रटता है, तो ये कौन सा है? पहला चरण है। तो ये तो नहीं होगा। यदि एक वस्तु की कीमत 500 रुपए है और 200% छूट दी जाए तो अंतिम कीमत क्या होगी? ये किसी चीज कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है यहां पे। यदि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सबसे प्रभावशाली? तो मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, एक शिक्षक अपने छात्रों से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नया मॉडल डिजाइन करने के लिए कहता है। अब देखिए, यहां पे एक नया मॉडल डिजाइन करने के लिए कह रहा है, मतलब कुछ नया क्रिएट करने के लिए कह रहा है। तो ये उसके सृजनात्मकता से संबंधित है। अब अगर संशोधन में होगा तो यह सबसे ऊपर का चरण होगा, और मूल संस्करण की अगर बात करें तो यह 5वां चरण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी के विश्लेषण करना स्तर का उदाहरण? अब अगर हम विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, मतलब किसी कविता के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंध समझना। आंसर हो गया ऑप्शन बी। याद करना, कंठस्थ करना, तो ये तो पहला चरण हो गया। एक कविता का सारांश लिखना, एक कविता का उपयोग करते हुए नाटक प्रस्तुत करना, मतलब लागू करना, तीसरा चरण हो गया। समझना हो गया तो समझने वाला, यहां समझना शब्द हो गया तो यहां पे दूसरा चरण हो गया।
तो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। 360 को 3 से विभाजित करने पर भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो 360 को पहले 300 आप भाग दे दो, 3 1, ठीक है, 120 है। अब 120 का फैक्टर कर लो, तोड़ दो, और हमें प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2 छः का 12, 0, 30, 15, 5 3 15, 3। बात यहां पे समझ गए? तो 2 की पावर यहां पे 3 हो गई, इंटू हो गया 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब जब ऐसा आ जाए, भाजकों की कुल संख्या पूछा जाए, तो कोई भी संख्या अगर दी जाए तो पहले उसका फैक्टर कर लीजिए, और प्राइम नंबर में फैक्टर करना है, मतलब वो संख्या और किसी से नहीं टूटे। फिर जो पावर दी गई है उसकी अगली संख्या लिख लीजिए, तो और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर पहली 30 संख्या मतलब 2 4 6 8 है ना, यहां तक जाते जाते आपको 30 तक जाना है, तो 30 संख्याओं का योग पूछे तो कुछ नहीं करना है, सीधा आपको n का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मतलब संख्या है आपका 30, इसका स्क्वायर कर दिया आपका 900, और उसी में वो संख्या और जोड़ देनी है, तो 930 आंसर हो गया। चलिए, एक घड़ी को 150 रुपए में बेचने पर 300 रुपए का लाभ होता है, और लाभ का परसेंट ज्ञात करना है। देखिए, परसेंटेज का मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, ठीक है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए ट्रिक्स वाले। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। अब देखिए, 150 में बेचने का मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 150 है, यही तो कह रहा है, और 300 पे लाभ, 300 रुपए का लाभ होता है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस उससे कम होगी, तभी तो 150 का मतलब 1,500 का बेचा, तभी तो उसको 300 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 1200 रुपए रही होगी, तभी तो उसको लाभ मिला। तो अगर हम लाभ या हानि का परसेंटेज निकालें तो जो भी आपको दिख रहा है या लाभ या हानि, 300 बटे, अब निकालो किसमें, कॉस्ट प्राइस में, तो वो 1200 है, इंटू 100, 0 0 काट लो, तो 12 बार दुनाई 24, अब 12 पंचे 60, तो यहां पे आ गया, ये हो गया 25%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। डीन्स द्वारा बताई गई पहली अवस्था कौन सी है? तो डीन्स के द्वारा जो बताई गई पहली अवस्था है वो है मुक्त खेल। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहां पे सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है डीन्स के अनुसार, डाइन्स ब्लॉक के अनुसार, जो डाइन्स ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो यहां पे क्या होता है, बच्चा जो फ्री प्ले, जो पहला चरण है, उसमें दी गई गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पे क्या होता है, देखिए नियमों का पालन। अब भाई फ्री प्ले मतलब बच्चा के सामने कुछ भी खिलौने लाने रख गया, वो अपना खेलता रह रहा है, तो वहां पे गणितीय संरचनाओं को स्वतः खोजने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई और जो है उसमें नियम नहीं सिखाता, कोई बाहर से कोई ज्यादा मदद नहीं करते। यहाँ पे आंसर हो गया सी। डीन्स ने कुल कितने जो है शिक्षण अवस्थाओं की पहचान की थी? तो डीन्स ने कुल जो है जो शिक्षण अवस्थाओं की पहचान की थी वह 6। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। डीन्स ब्लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो संख्यात्मक अवधारणाओं को समझाने के लिए। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही सरल तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर एक बार भी पढ़ लिया ना जिन लोगों, तो बस ये गलत नहीं होंगे। और ये तो हमारा तो बिल्कुल आखिर तक रिवीजन चल रहा है, और हमने सब कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो जो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और जो पहली बार तैयार कर रहे हैं वो इन चीज़ों को गहराई से थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, चल इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर, इस तरीके से आपको मिल जाए, तो देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। 2 की पावर 30 को अलग कर लीजिए, +1 +1 +1 +1, इस तरीके से 5 की पावर 30 56, इस तरीके के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हो गया, मतलब यहाँ पे 4 हो गया, 2 की पावर 30 हो गया, है ना, और इसको तोड़ दीजिए 2 की पावर 2 में, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 32। आंसर हो गया ऑप्शन डी।
डायंस के सिद्धांत पर किस मनोवैज्ञानिक का प्रभाव माना जाता है? तो डायंस ब्लॉक के सिद्धांत पर पियाजे का प्रभाव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही जवाब है। 20 में से -5 घटाने पर कितना होगा? ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत कर रहे होंगे। ध्यान रखना, 20 में से -5 घटाने पे क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जो है सोच रहे होंगे इसका आंसर 15 आएगा, ठीक है, पर 15 इसका आंसर नहीं आने वाला। 20 में से -5 घटाना है, मतलब -5 घटाना है, माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर हो गया 25, आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए, वैन हेले सिद्धांत मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो वैन हेले का जो सिद्धांत है उन्होंने ज्यामितीय अवधारणाओं का जो है सिखाने के लिए जो है कॉन्सेप्ट दिया था। वैन हेले जो है माने जाते हैं ज्यामितीय अवधारणाओं को कैसे, ज्योमेट्री को कैसे आसानी से बच्चों को सिखाया जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, ज्योमेट्री से संबंधित है। वैन हेले जो सिद्धांत है कि कुल कितने स्तर बताए गए हैं? तो वैन हेले के कुल 5 स्तर बताए गए हैं। ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। वैन हेले सिद्धांत का पहले स्तर कौन सा है? तो देखिए, वैन हेले सिद्धांत का जो पहला स्तर है वो है दृश्यात्मकता, विजुअलाइजेशन। अगर ये सिद्धांत नहीं तैयार है तो मेरा वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मैथ पेडागोजी का एक प्लेलिस्ट डाला है, बिल्कुल कंफ्यूजन वाला जो है मेरे पास जो है, मतलब प्लेलिस्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वैन हिले का जो है सिद्धांत, जो भी आपको वीडियो मिल जाए उसको तुरंत देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, 1-2 दिन बस रटते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, आपको अपने आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। बहुत सरल भाषा में मैंने पढ़ाया है। किस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों को केवल उनके स्वरूप के आधार पर पहचानते हैं, ना कि गुणों के आधार पर? तो 41वें का मतलब यह है दृश्य, इसमें स्वरूप मतलब दृश्य, सिर्फ केवल विजुअल, जो भी दिख रहा है बस उसी को देखेंगे कि बाल उतना ही, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं, गुणों से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। ये गोल है तो गोल है, ये चौड़ा है तो ये चौड़ा है, ये वर्ग है तो ये वर्ग है ना, ये टीवी है तो ये टीवी है, क्या करता है, क्या लेना देना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। 253 में कितनी इकाई संख्या होगी? ध्यान रखिएगा, सीटेट के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए 253 या कोई भी संख्या दे दे, 53, 42, कुछ भी दे दे, आपसे पूछा जाए कि इकाई की संख्या कितनी होगी, तो कुछ बच्चे जो है इसका आंसर लगा देंगे 3, जो कि आपको पहली इकाई की जो संख्या दिखेगी वो लगा देंगे, या कुछ बच्चे इसको कॉन्सेप्ट को जोड़ देंगे, है ना, मतलब 1 2 ऐसे जोड़ेंगे। मतलब अगर संख्या हो 2 5 4 3 और इकाई की संख्या कितनी, तो कहेंगे इसमें आंसर 1 2 3 4, आंसर लगा देंगे 4, या फिर 3 बता देंगे। नहीं, अगर ऐसा पूछा जाए तो बस संख्या को 1 से जो है डिवाइड कर देना है, तो संख्या वही निकल के आएगी। तो इसका मतलब इकाई की जो संख्या है वो है 253 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो संख्या दी जाती है वही उसका आंसर होगा। किसी बच्चे ने व्रत को गोल कह करके पहचाना, मतलब एक व्रत देखा तो उसको कहा गोल, है ना, या मम्मी की रोटी, देखो मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, ऐसा नहीं होता। तो ये वैन हिले के सिद्धांत का कौन सा स्तर है? भाई सिंपल सा जवाब है, दृश्यात्मक स्तर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ केवल चीजों को देख करके वो बता रहा है और कुछ उससे मतलब नहीं है, कि उसके गुणों की पहचान से नहीं मतलब है कि ये व्रत है, ये फुटबॉल है, उसको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 43 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। वैन हिले सिद्धांत के अनुसार एक टीचर का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो एक टीचर, शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए सूत्रों को याद करवाना, छात्रों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए उचित शिक्षण अनुभव प्रदान करना। तो देखिए, वैन हिले जहाँ, जो कि इनका कॉन्सेप्ट है ज्यामिति है, ज्योमेट्री सिखाने के लिए बात कही, तो भैया ज्योमेट्री तभी आएगी जब पहला वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बच्चा समझ जाएगा। तो छात्र को अगले स्तर पर ले जाने के लिए उचित शिक्षण अनुभव प्रदान करना, ना कि केवल रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना या फिर सभी बच्चों को एक ही गति से पढ़ाना। तो ये तो बकवास है, आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। वैन हिले स्तरों का सही क्रम क्या है? ये अच्छे तरीके से रट लेना, आंसर हो गया ऑप्शन ए, दृश्यात्मक, विश्लेषण, अनौपचारिक निष्कर्षण, निष्कर्षण और दृश्यता, ठीक है। आखिरी स्तर दृश्यता है, रिगोर जिसे कहते हैं, मतलब कठोरतम स्तर है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है गणितीय अवधारणाओं को कठोरतम स्तर तक पहुंच जाता है, मतलब समझने लगता है।
जैसे कि पीएचडी एचडी वाले जो छात्र होते हैं ना, उस तरीके के छात्रों में ये गुण डेवलप हो जाते हैं, इस स्तर पे पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैन हिले सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, स्तर क्रमिक होते हैं, ये सही है। कोई भी स्तर हम छोड़ नहीं सकते। विद्यार्थी प्रयास से ही स्तर छोड़ सकते हैं, तो यही यहां पे गलत है। कोई भी स्तर हम जब छोड़ नहीं सकते तो प्रयास से क्यों छोड़ेंगे? प्रत्येक स्तर की अपनी एक भाषा है, मतलब अपनी भाषा है, अपना गुण है। गुण का मतलब इसके अपने गुण हैं, ठीक है। ज्यामितीय अवधारणाओं की समझ पूर्ववर्ती स्तर पर निर्भर करती है। जब तक पहले का स्तर नहीं समझोगे तब तक आगे के स्तर कैसे समझोगे? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, यहाँ पे गलत है, ठीक है। वैन हिले के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए महत्वपूर्ण है सही गतिविधियां। सही गतिविधियां, सही क्रम का होना, सही नॉलेज का होना। जब तक नॉलेज नहीं होगी, सही नॉलेज नहीं होगी, अगले स्तर पे कैसे पहुंचोगे? बात समझ गए? तो यहां पर रट्टा मारना नहीं हो सकता। यांत्रिक अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उसकी समझ लो, यांत्रिक अभ्यास। या फिर संरचित जो है शिक्षण। आंसर हो गया ऑप्शन सी। संरचित शिक्षण का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड टीचिंग। स्ट्रक्चर मतलब बाकायदा पैटर्न रूप में, जैसे जो है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना और गतिविधियों से सीखना, ठीक है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में सबसे जरूरी है स्ट्रक्चर टीचिंग। आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो इतने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से आई होप जो है आप लोगों को आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा पसंद आ जाए तो प्लीज़, और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।